एमए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप मुझे जानते हैं भली प्रकार से। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता हूँ। एमए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मैं मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पेपर आप लोग को पढ़ा रहा था, और थर्ड सेमेस्टर में जिसे हम एमए फाइनल कहते हैं, एमए फाइनल का फर्स्ट सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में मैं आपको दो पेपर पढ़ाऊँगा, एक कंपलसरी और दूसरा ऑप्शनल। कंपलसरी पेपर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट है और ये पेपर 2 है। दिस इज़ पेपर 2 कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। दिस इज़ अ कंपलसरी पेपर। और एक ऑप्शनल पेपर पढ़ाऊँगा जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि, और ये पेपर 5 है। इस तरह से एक कंपलसरी पेपर और एक ऑप्शनल पेपर मैं आपको इस सेमेस्टर में पढ़ाऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि इस पेपर का सिलेबस आपके पास होगा, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट का और साथ साथ इंटरनेशनल लॉ का भी। और यदि किसी विद्यार्थी के पास नहीं भी है तो आप लोग कृपया LU वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द सिलेबस of all papers is available there. You can download all the syllabus of all the papers. तो अब जब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट के बारे में, ये जो पेपर है आपका, इस पेपर में हो सकता है कि अभी इस समय आपके पास सिलेबस ना हो, तो थोड़ा सा मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूँ इस पेपर की। लेकिन हाँ, कल आपने मेरा एक लेक्चर और सुना होगा इसी विषय पर, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट में ही, द डिक्लाइन एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का पतन तथा अभ्युदय। वो लेक्चर एक बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है, लेकिन मैं सिलेबस को देख रहा था, वो थोड़ा सा बाद में है ये टॉपिक, और इस टॉपिक का दूसरा भाग मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा। अभी तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पर, और जब हम वास्तव में पहुंचेंगे, वो सेकेंड यूनिट का वो चैप्टर था द डिक्लाइन एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसका जो शेष भाग है मैं आपको बाद में, जब सेकेंड यूनिट पर मैं पहुंचूंगा, तब आपसे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट फर्स्ट गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दिस पेपर। इसमें क्या क्या है, बाकी आप डिटेल सिलेबस यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो इस पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे पेपर का नाम हमने बताया कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट, और इस पेपर में 4 यूनिट है जैसे आप जानते हैं। और पहले यूनिट में पॉजिटिविज्म एंड द राइज ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स। पॉजिटिविज्म यानी निश्चयवाद कह लें या प्रत्यक्षवाद कह लें, है ना। पॉजिटिविज्म एंड द राइज ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स, तो निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद तथा वैज्ञानिक राजनीति का अभ्युदय या राइज, है ना। पॉजिटिविज्म एंड द राइज ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स। दूसरा इसका जो विषय है वो है बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद, और तीसरा जो टॉपिक है वो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म अर्थात व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये 3 टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट में है। पॉजिटिविज्म एंड द राइज ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स, विज्ञानवाद या हम कह लें निश्चयवाद, विज्ञानवाद तो नहीं, निश्चयवाद तथा राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन का अभ्युदय। दूसरा है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, और तीसरा है पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद। सेकेंड यूनिट में है रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी इसी में वो भाव निहित है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का पतन तथा अभ्युदय। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हन्ना अरेंट। HANNAH, हन्ना की स्पेलिंग क्या है, HANNAH, हन्ना। अरेंट ARDENT, अन्ना अरेंट। क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म अर्थात व्यवहारवाद की आलोचना। क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म, वायलेंस, रेवोल्यूशन, टोटलिटेरियनिज्म, लेबर वर्क एक्शन एंड रिपब्लिकनिज्म।
फिर से सुन लीजिए, अन्ना अरेंट कोलन यानी 2 बिंदी लगाकर क्या क्या पढ़ेंगे अन्ना अरेंट का सिद्धांत में? क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म अर्थात व्यवहारवाद की आलोचना, व्यवहारवाद की आलोचना जिसे हम कहते हैं क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म, कॉमा वायलेंस यानी हिंसा, हिंसा पर विचार, कॉमा रेवोल्यूशन अर्थात क्रांति, कॉमा टोटलिटेरियनिज्म अर्थात सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म या सर्वाधिकारवाद, कॉमा लेबर वर्क एक्शन, ये 3 शब्द हैं, डैश डैश करके लिखिएगा, लेबर वर्क एंड एक्शन अर्थात लेबर को हम कहेंगे श्रम, वर्क को कहेंगे कार्य और एक्शन को कहेंगे क्रिया। दोनों में काफ़ी सूक्ष्म अंतर है, लेकिन अन्ना अरेंट ने लेबर वर्क एक्शन में तीनों में विभेद करते हुए इसके सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अर्थात लेबर यानी लेबर कहेंगे श्रम, वर्क को कहेंगे क्रिया और एक्शन को कहेंगे कार्रवाई, है ना। तो बाकी जब हम पढ़ाएंगे उसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो लेबर वर्क एंड एक्शन, कॉमा रिपब्लिकनिज्म, कॉमा यानी रिपब्लिकनिज्म यानी गणतंत्रवाद, गणतंत्रवाद। तो अन्ना अरेंट में इतने विचारों का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एरिक वोगलिन, एरिक ERIC एरिक वोगलिन, VOEGLIN वोगलिन, है ना, एरिक वोगलिन। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिटिक ऑफ न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति का नया विज्ञान, है ना, की एक आलोचना, राजनीति का नए विज्ञान यानी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है एरिक वोगलिन का, क्रिटिक ऑफ न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। ये इनकी पुस्तक भी है, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। इट इज़ अ वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ एरिक वोगलिन, है ना। तो पहला तो ये हो गया इस वोगलिन का पहला सिद्धांत। दूसरा हो गया मॉरल थ्योरी अर्थात नैतिक सिद्धांत इनका क्या है? नैतिक सिद्धांत यानी मॉरल थ्योरी, कॉमा थ्योरी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री दैट इज इतिहास का सिद्धांत। और चौथा है पॉलिटिक्स एज अ सर्च ऑफ गुड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एज अ सर्च ऑफ गुड सोसाइटी अर्थात राजनीति एक अच्छे समाज की खोज के रूप में, राजनीति एक अच्छे समाज के खोज के रूप में, पॉलिटिक्स एज अ सर्च ऑफ गुड सोसाइटी, है ना। तो ये इतने टॉपिक हम एरिक वोगलिन में पढ़ेंगे। तो ये जो विषय हैं ये यूनिट 2 के हैं। फिर से बता दें, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद दूसरा है अन्ना अरेंट का, जितने और हमने उसके सब पार्ट्स बताए हैं, अन्ना अरेंट, तीसरा है एरिक वोगलिन। तो 3 विषय हैं सेकेंड यूनिट में, ठीक है ना। थर्ड यूनिट में जब हम आएंगे देन वी विल स्टडी अबाउट लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म, लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म अर्थात उदारवाद तथा स्वेच्छातंत्रवाद, उदारवाद तथा स्वेच्छातंत्रवाद, लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म, है ना, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? जॉन रॉल्स, आपने नाम सुना है, बहुत अच्छे से परिचित है जॉन रॉल्स का, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी पुस्तक है, जॉन रॉल्स। ये दूसरा विषय है जो इसमें पढ़ेंगे। तीसरा होगा रॉबर्ट नॉजिक, थर्ड ये जो टॉपिक होगा। और चौथा टॉपिक है कार्ल पॉपर, कार्ल पॉपर, POPPER, कार्ल पॉपर। तो इस तरह से थर्ड यूनिट में हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सुन लीजिए एक बारी और, लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म, उदारवाद तथा स्वेच्छातंत्रवाद। दूसरा है जॉन रॉल्स, तीसरा है रॉबर्ट नॉजिक और चौथा है कार्ल पॉपर। ये 4 सिद्धांत हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ यूनिट, चौथी इकाई पे हम जब आएंगे तो यहाँ पहला टॉपिक होगा कम्युनिटेरियंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, कम्युनिटेरियंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात समुदायवाद तथा राजनीतिक सिद्धांत, समुदायवाद तथा राजनीतिक सिद्धांत, कम्युनिटेरियंस एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, समुदायवाद तथा राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा है चार्ल्स टेलर, यानी दोनों कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, कहने का मतलब है। तो चार्ल्स टेलर दूसरा है और तीसरा है का माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर और माइकल वॉल्जर। सो दीज आर द 3 इशूज और द 3 टॉपिक्स दैट वी विल बी स्टडीइंग इन द 4th यूनिट। तो इस तरह से दिस इज योर कोर्स। और रिगार्डिंग बुक्स की जहाँ तक बात है, आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ लिस्ट ऑफ बुक्स राइट नाउ। कल मैं आपको अपने लेक्चर में आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ द बुक्स, है ना। तो ये आपका विषय होगा
और कौन कौन सी किताबों को आपको रेफ़र करना होगा, ये हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, है ना। तो जब हम बात करते हैं, जैसे नाउ फर्स्ट कमिंग टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पेपर, है ना, जहाँ तक हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी अर्थात समकालीन राजनीतिक विचार, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट, ये इसका या समकालीन राजनीतिक चिंतन, ये पेपर का नाम हिंदी में है और इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। ये MA थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर है। दिस इज़ द सेकेंड पेपर, है ना, ऑफ MA थर्ड सेमेस्टर। तो अब जब हम बात करते हैं, टॉपिक इसका आता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट, तो अब बात ये आती है समकालीन राजनीतिक चिंतन। जब हम कहते हैं समकालीन राजनीतिक चिंतन, इसका तात्पर्य ये भी है क्या समकालीन से पहले कोई और भी चिंतन था? समकालीन है तो क्या कोई अर्वाचीन चिंतन भी होगा? क्या कोई एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट भी था? तभी तो कह रहे हैं, यानी जब समकालीन, यानी इसका तात्पर्य कि समकालीन आज का जो राजनीतिक चिंतन है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस काइंड ऑफ पॉलिटिकल थॉट? निश्चित रूप से, जैसा नाम ही बता रहा कंटेम्प्रेरी। अगर कंटेम्प्रेरी में कौन आएगा? कंटेम्प्रेरी थॉट में बेसिकली जो आपके सिलेबस के जो इसमें थिंकर्स हैं और जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो थिंकर्स हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम द 20th सेंचुरी। दे आर 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थिंकर्स। क्योंकि अगर हम फोर्थ सेमेस्टर के बारे में हम बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में जो 6 महीने बाद आप पढ़ेंगे, उसमें जो विचारक हैं, उसमें एक तो ग्रामशी है, उसमें अंटोनियो ग्रामशी है, फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल है, मार्क्यूस एंड हेबरमास है, क्रिटिकल थ्योरी है, न्यू लेफ्ट मूवमेंट है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, मार्क्सिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, और पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, पोस्ट कलोनियलिज्म है और एनवायरनमेंटलिज्म है। तो ये जितना भी हमने अभी बताया आपको फोर्थ सेमेस्टर के जो विषय हैं वो सब, और ये जो तीसरे सेमेस्टर का जो विषय है, ये सब आपके 20वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक हैं। तो पहली बात तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए, जब हम बात करते हैं समकालीन राजनीतिक चिंतकों के बारे में, तो ये सब 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। 20वीं और 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी के भी तो 20 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए both 20th century and the 21st century thinkers that pertain to these two centuries, they are basically covered under the domain of contemporary political thought. इससे पहले के जो थॉट थे, यानी जो थिंकर्स हैं, अब कोई पूछे कि 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक कौन होंगे, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के, तो वो विचारक हैं, उनके हम कहते हैं, उनको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं। यानी जब मिडीवल एरा के बाद जो युग आरंभ होता है, यानी मॉडर्न पीरियड आरंभ होता है, जो आधुनिक समय जो आरंभ होता है वो है 1648 का ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। 1648 का ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही मॉडर्न पीरियड आरंभ होता है, आधुनिक समय का सूत्रपात होता है। अब जब हम 1648 का टाइम कहते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। इसलिए 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, ये जो 3 शताब्दियाँ हैं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दियाँ, इन तीनों शताब्दियों में जो विचारक थे, चाहे हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, थॉमस हिल, उसके बाद इमानुएल कैंट हो, है ना, हीगल हो, या जो आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं, थॉमस हिल ग्रीन हैं, बर्नार्ड बोसांके हैं, कार्ल मार्क्स हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, बहुत सारे ढेरों जो विचारक हैं, दे विल ऑल बी कैटेगराइज्ड अंडर द ब्रॉड हेडिंग ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, बिकॉज दे वर देयर ईदर ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और द 19th सेंचुरी। लेकिन जब हम 20वीं शताब्दी में पदार्पण करते हैं, देयर द सिनारियो गेट्स चेंज्ड, वहाँ पर पूरी स्थिति बदल जाती है। तो 20वीं और 21वीं शताब्दी के जो विचारक हैं, उनके द्वारा जो विचारधाराएं दी गई हैं, उसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं, समकालीन राजनीतिक चिंतक उनको कहते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जिनको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकिंग या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स, आर दे डिफरेंट फ्रॉम द थिंकर्स ऑफ द एंशिएंट टाइम्स और
और द मॉडर्न टाइम्स। अगला विषय ये आता है कि जो समकालीन राजनीतिक विचारक हैं क्या वो प्राचीन राजनीतिक विचारकों से भिन्न हैं और साथ ही साथ क्या वो आधुनिक राजनीतिक विचारकों से भी भिन्न हैं? आर द कंटेम्पररी पोलिटिकल थिंकर्स डिफरेंट फ्रॉम बोथ, that is the ancient political thinkers and the modern political thinkers? Then the answer is yes. The contemporary political thinkers, they are different in many ways with regard to the ancient as well as to the modern political thinkers. अब देखिए, जब हम बात करते हैं एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स, संक्षेप में है ना, इन शॉर्ट, हम बहुत सारी ढेर सारी बातें तो नहीं कर पाएंगे है ना यहाँ पर, क्योंकि so many things have to be explained, है ना। तो जब हम बात करते हैं एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स में आप जानते हैं जो प्राचीन पाश्चात्य जगत के राजनीतिक विचारक थे, और आप जानते हैं उसमें सुकरात है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है। ये तो 3 एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स हैं। प्राचीन यूनान जगत के जो 3 प्रमुख विचारक हैं वो सुकरात है, प्लेटो है और अरिस्टोटल है। हाउएवर we don't come across any written work of Socrates. Whatever he said in dialectic form was summarized, was written down, was penned down by his closest disciple, that is Plato. प्लेटो जो उसका सबसे उनका प्रिय जो शिष्य था सुकरात का, उसी ने ही सुकरात की वाणी को अपने लेखनी से सूत्रबद्ध किया है, और वो रिपब्लिक है। तो सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल, ये 3 एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स हैं। अब आप इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं। अगर हम संक्षेप में कहें, इन वेरी शॉर्ट, इफ आई विश टू डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ दीज 3 एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स, तो हम कैसे कहेंगे? हम ये कहेंगे कि एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल thought was dominated by philosophical ideas, by ethical ideas, by moral ideas. चाहे वो सुकरात की बात कर लें, चाहे प्लेटो के बारे में बात कर लें, दोनों का जो दर्शन है काफ़ी या बहुत हद तक वो आदर्शवादी है, नीति परक है, नैतिकता परक है, आइडियलिस्टिक है। आपने देखा होगा प्लेटो ने अपना आइडियल स्टेट की कंसेप्ट दिया है, आदर्श राज्य की कल्पना दिया है, उसने दार्शनिक शासक की कल्पना किया है, दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए, उसने न्याय के सिद्धांत का निरूपण किया है, उसने एक अच्छी आदर्श शिक्षा के विषय में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सो ही हैज एक्सप्लेन्ड अ होस्ट ऑफ थिंग्स regarding what should be the type of the state, that is the ideal state, what should be the true character or the true nature of a ruler, that is he should be a philosopher ruler, not simply a ruler but rather a philosopher ruler. The third thing is that he talked about the system of education, again that education has to be very different with regard to the normal kind of education system that prevailed either during his time or afterwards. तो शिक्षा को भी उसने एक बड़ा एक आदर्शवादी धरातल पर उसने उसकी कल्पना किया है। और उसके बाद जो आता है उसने फिर शासकों के लिए दार्शनिक शासक के बारे में कहा है। इन सारे विषयों को उसने बड़ा दार्शनिक पद्धति से, दार्शनिक उपागम का प्रयोग करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जो सुकरात चाहे नाम लें, चाहे हम प्लेटो का नाम लें, बोथ वर आइडियलिस्टिक थिंकर्स या फिलोसफिकल थिंकर्स। इसके बाद अगर हम अरिस्टोटल का हम थिंकिंग देखें, एंशिएंट जो एक बहुत ही बड़ा, जिसे हम कहते हैं ही वॉज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरिस्टोटल के विषय में एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज़ ही वॉज नॉट ओनली one kind of he did not imbibe only one kind of political thinking, one kind of political approach. Rather, he was a philosopher. He was a pragmatic philosopher. In one word, if we want to sum up Aristotle's method of studying or Aristotle's approach to studying politics, we can say he was a pragmatic philosopher. अर्थात वो यथार्थवादी दार्शनिक थे। जब हम pragmatic philosopher कहते हैं, इसका मतलब है he combined the best of both the worlds. That is, he was a philosopher. He inherited immensely from his teacher, that is from Plato. Therefore, and since Plato was a philosopher, therefore he too imbibed elements of moralism, elements of ethical thoughts, as well as
he departed from his teacher because on several occasions he is seen to be at variance from his teacher from Plato. प्लेटो के बहुत सारे विषयों को उसने अस्वीकार भी कर दिया, उसने स्वीकार नहीं किया जो प्लेटो ने कहा। जैसे उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, न्याय का सिद्धांत है, सो ही इज सीन टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज टीचर। जहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करता, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता, करेक्टिव जस्टिस के बारे में बात करता, रिफॉर्मेटरी टाइप ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता, इन सारे विषयों को प्लेटो ने ये सब नहीं बात किया था। इसलिए हम देखते हैं कि अरिस्टोटल इज वेरी डिफरेंट एट द सेम टाइम फ्रॉम हिज previous thinkers, from the previous thinkers, that is from Socrates as well as from Plato. अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है, अगेन हम वहाँ देखते हैं कि बहुत डिफरेंट है वो। ही इज टॉकिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस। ही स्पीक्स अबाउट हाउ कैन अ मोनार्क प्रिजर्व हिज पावर, एज एट द सेम टाइम हाउ कैन इवन अ टैरेंट रिमेन इन पावर फॉर लॉन्ग। किस तरह से एक शासक अपने आप को सत्ता में बनाए रख सकता है और साथ ही साथ एक तानाशाह या अधिनायकवादी शासक भी अपने आप को कैसे सत्ता में सुरक्षित रख सकता है। सो ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड। वो किसी चीज़ को एक यूनिवर्सलिस्टिक नहीं मान के चलता है कि अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा की एक ही पद्धति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने वहाँ वेरिएशन भी दिया है। उसने 158 देशों के संविधानों का जब अध्ययन किया तो उसने बताया Constitutions can be of several types. It could be idealistic, it could be pragmatic, it could be constitutional, it could be of a different kind. और उसने ये बात अपनी स्पष्ट किया अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। तो इसलिए जब हम पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करते हैं, प्राचीन व्यवस्था में हम देखते हैं, प्राचीन यूनानी जगत की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें मूल रूप से दार्शनिक चिंतन का, राजनीतिक चिंतन का दर्शन होता है, साथ ही साथ यथार्थवादी चिंतन का भी हम उसमें समावेश देखते हैं। Now coming to the medieval period, जो मध्यकाल में जो राजनीतिक चिंतन था, वो चिंतन मुख्य रूप से कहा जाता है कि the medieval period और the medieval era was basically a period of darkness, अर्थात वो एक अंधकार भरा युग था मध्यकाल। It was a dark age, मध्यकाल। Dark age in the sense, जैसा हॉब्स कहता है, in the state of nature। हॉब्स ने अपने पुस्तक लिवायथन में कहा in the state of nature। state of nature क्या है कि दैट इज व्हेन एवरीवन वाज फाइटिंग विद एवरीवन, जब प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ संघर्ष चल रहा था। व्हेन नो वन वाज सेफ एंड सिक्योर इन द सोसाइटी, जब समाज में कोई भी सुरक्षित नहीं था। व्हेन देयर वाज नथिंग ऑफ द टाइप ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। व्हेन देयर वाज नथिंग ऑफ द नेम ऑफ लॉ, गवर्नमेंट और सेफ्टी, सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, अर्थात जब बिल्कुल से एनार्कियल सोसाइटी थी, अराजकता था समाज में, उसको कहता है वो स्टेट ऑफ नेचर था। यानी मध्यकाल में उसी प्रकार का एक समय था। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब नहीं कि आदिम अवस्था में रह रहे थे। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है ये वो समय था कि जब राज्य तो था लेकिन वस्तुतः राज्य नाम की चीज़ नहीं थी। ऑल्दो देयर वाज अ स्टेट बट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द स्टेट वर वाइटली मिसिंग। राज्य था लेकिन राज्य की आधारभूत जो उसके शक्ति होती है, कानून की शक्ति होती है, सुरक्षा प्रदान करने शक्ति होती है, वो बिल्कुल शून्य थे, नगण्य थे। इसलिए कहता है हर व्यक्ति ऐसे समाज में एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहा था, एक दूसरे का जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। तो इसलिए जो मध्यकाल था वो डार्क एज था। इसलिए ऐसे समाज में कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं थी, कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं थी। अब इसके बाद समय जब हम आते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल पीरियड में, मॉडर्न पॉलिटिकल पीरियड हम जैसे हमने अभी आपको बताया 1648 से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स with the Treaty of Westphalia, that is the 17th century, we can say, marks the beginning of the modern period, and more specifically the year 1648। अब आधुनिक समय का जो आरंभ होता है उसी में ही हम देखते हैं मैकियावेली का नाम आता है। दो मैकियावेली was not strictly a modern thinker, he doesn't belong to the modern period, rather he is sitting at the crossroads of the medieval and the modern periods। वो एक दहलीज पर खड़ा है मैकियावेली, जो इटली का विचारक है, जहाँ पर वो मध्यकाल की समाप्ति हो रही है उसके समय में और आधुनिक काल का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है।
लेकिन एसेंशियली मैकियावेली बिलोंग्स टू द मिडिवल एरा। लेकिन कहते हैं ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि ही इज़ कैरिंग ऑल the ingredients of a modern political thinker. Though he was not a modern political thinker, but he had all the essential characteristics of a modern political thinker. उसने राष्ट्रवाद के बात कहा, के विषय में कहा, उसने संप्रभुता के विषय में कहा, उसने एक शक्तिशाली राज के विषय में कहा, उसने राजा को यथार्थवादी होने की शिक्षा दिया। ये सब क्या है? ये आधुनिक समय के ये राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं। उसके बाद बोधा आता है जिसने औपचारिक रूप से संप्रभुता की व्याख्या किया। और उसके बाद BC देयर इज आई मीन होल लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स, बहुत सारे विचारक इसके बाद आते हैं इन 300 सालों के काल में, 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ये जो 300 साल का जो पीरियड है, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी, जिसको मॉडर्न पॉलिटिकल पीरियड कहते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जिसे हम कहते हैं, आपने पढ़ा भी है अपने BA क्लासेस में। ये वो समय है कि जब राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक चिंतन दोनों प्रकार का एक मिश्रित स्वरूप प्रस्तुत करता है। मिश्रित स्वरूप यानी राजनीतिक चिंतन मिला जुला प्रकार का था। मिला जुला से तात्पर्य क्या? इट वॉज अ मिक्स काइंड ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी। मिक्स्ड इस तरह से, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं द ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म, आधुनिक काल में उदारवाद का उदय हम देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म। जब उदारवाद का हम उदय के बारे में बात करते हैं, देन वी स्टडी अबाउट जॉन लॉक, वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द अदर सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स, चाहे वो हॉब्स हो, चाहे लॉक हो, चाहे रूस हो। बट ऑफ ऑल द थ्री कॉन्स्टिट्यूट द सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स, लॉक इज परहैप्स द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर। जिस उदारवाद को कहा गया के बारे में स्पष्ट व्याख्या किया है, उसको कहते हैं ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। ही हैज़ बीन आई मीन bestowed with the honor of father of liberalism or father of modern liberalism. He is also remembered as a father of popular revolt, अर्थात जनप्रिय क्रांति का जनक भी उसको कहा जाता है, लोकप्रिय जनप्रिय क्रांति का भी उसको जनक कहा जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ पॉपुलर रिवोल्यूशन, अर्थात वो जनता को अधिकार देता है कि यदि राज्य जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य ना करे, यदि राज्य अधिनायकवादी प्रवृत्ति का हो जाए, तब ऐसे में राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए, विशेष रूप से जब राज्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा न कर पाए, तब ऐसे में व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए और शासक को बदल देना चाहिए, उसको अपदस्थ करके नवीन शासक को स्थापित कर देना चाहिए। सो दिस इज द लिबरल थ्योरी, एंड दिस काइंड ऑफ लिबरल थ्योरी, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द लिबरल थ्योरी, इज टू बी सीन इन द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉक, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट्स, जो उसकी पुस्तक है, उसमें इस बात को और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए ये एक उदारवाद का ये समय था, मध्यकाल जो आधुनिक काल है, इसमें उदारवाद का उद्भव होता है इन आधुनिक विचारकों के द्वारा। दूसरी तरफ और भी कौन से उदारवादी विचारक है? जॉन स्टुअर्ट मिल भी है, आपने पढ़ा होगा द थ्योरी ऑफ राइट्स, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग, स्वविषयक और परविषयक, अर्थात जहाँ तक हमारा अपना विषय है, हम ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज माइंड एंड बॉडी, द इंडिविजुअल इज सॉवरन। ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज माइंड एंड ओवर हिज बॉडी, द इंडिविजुअल इज सॉवरन, अर्थात ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा अपने शरीर पर एक व्यक्ति संप्रभु है। हम क्या खाएं, क्या करें, क्या ना करें, किधर जाएं, किधर ना जाएं, कैसा विचार करें, कैसा चिंतन करें, ये मेरा विषय है। दिस इज सेल्फ रिगार्डिंग, यानी ये लिबरलिज्म का ये कंसेप्ट है। ये मैन शुड बी लेफ्ट फ्री टू टेंड टू हिज ओन सेल्फ, एक व्यक्ति को अपने बारे में चिंतन मनन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उस पर बंदिशें नहीं लागू होना चाहिए। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ लिबर्टी, लेकिन फॉस्टर ने कहा है कि ही इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ हॉलो लिबर्टी, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वो स्वतंत्रता का बहुत बड़ा वो एक प्रतिपादक है, उपासक है, वहीं पर कुछ थिंकर्स ने उसको खोखली स्वतंत्रता का उपासक भी कहा है। एनीवे, ही
ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ लिबरल राइट्स। उसने महिलाओं को अधिकार देने के बारे में बात कही है, उसने स्वतंत्रता के बारे में बात कहा, अधिकारों के बारे में बात कहा है, उसने संसदीय शासन प्रणाली के विषय में कहा है। सो दीज आर ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिबरल थिंकर। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि देयर इज़ अ लिबरल थ्योरी, देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ द लिबरल थ्योरी, एंड ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो फाइंड दैट देयर इज़ एन आइडियल स्कूल दैट इज़ फास्ट इमर्जिंग ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। और उसमें नाम आता है, प्रमुख नाम आता है, हीगल का नाम आता है। हीगल आइडियलिस्ट थ्योरी का, आदर्शवादी सिद्धांत का वो बहुत बड़ा वो चैंपियन है। काफ़ी ज़्यादा उसने आदर्शवाद के बारे में कहा है, द स्टेट शुड बी आइडियल। अब देखिए उसका आइडियलिज्म, हीगल का आइडियलिज्म और साथ साथ प्लेटो का आइडियलिज्म में अंतर है। हीगल का जो आइडियलिज्म है दैट इज बेसिकली डिवाइन इन नेचर, द अनफोल्डिंग ऑफ द डिवाइन विल, दैट इज द जीस्ट, यानी विश्व आत्मा, यानी जो वर्ल्ड में अर्थात जिस दुनिया में कोई एक गवर्निंग पावर है, जिसे हम लोग के भारतीय साहित्य में भी कहा गया, भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है कि दैट देयर इज अ सुप्रीम लॉ, दैट देयर इज अ सुप्रीम पावर मैनिफेस्टेड और रिमेंबर्ड और टॉक्ड अबाउट इन वर्ड्स ऑफ गॉड। ईश्वर के रूप में जिसको हम सर्वोच्च सत्ता कहते हैं, चाहे प्रकृति के रूप से निरूपण करते हैं, चाहे हमारी अपनी कल्पना है, उसी प्रकार की कल्पना हीगल भी करता है। तो कहता है कि जो विश्व आत्मा है, जो विश्व की सर्वोच्च सत्ता है, वो जर्मनी में ही डिसेंड होगी। हिस्ट्री इज नथिंग बट द अनफोल्डिंग ऑफ द डिवाइन विल। इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि वो दैवी इच्छा धीरे धीरे उसका वो रिवील हो रही है, पदार्पण हो रहा है। और जर्मनी ही वो स्थान है, जर्मनी वो देश है जहाँ पर विश्व की सर्वोच्च सत्ता स्थापित होगी। इसलिए वो जर्मन रेस के बारे में बात करता है, जर्मन सुपीरियॉरिटी के बारे में बात करता है। जर्मनी से बढ़कर कोई दूसरा देश बड़ा नहीं है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर ईश्वर का अवतरण हुआ है। द स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, अर्थात राज्य वो है जहाँ पर ईश्वर का पदार्पण हुआ है, अवतरण हुआ है। एंड जर्मनी इज दैट होली लैंड वेयर गॉड विल अल्टीमेटली डिसेंड वन डे। जर्मनी का जो उत्कर्ष है, द राइज ऑफ जर्मनी विल बी द अल्टीमेट इन द वर्ल्ड। जर्मनी से बढ़कर किसी का और कोई विकास नहीं हो सकता। इट इज़ द एपिटोम ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ द एपिटोम ऑफ डिवाइन विल, इट इज़ द एपिटोम ऑफ डिविनिटी। इसलिए हीगल ने एक आइडियलिज्म के बारे में बात किया, आइडियलिस्ट स्टेट के बारे में बात कहा और कहा कि ऐसे पवित्र राज्य में जहाँ पर राज्य सर्वश्रेष्ठ होता है, और राज्य यानी जो राज्य सर्वश्रेष्ठ है उस राज्य की परिकल्पना वो ईश्वर से करता है, ऐसे राज्य में हर व्यक्ति को अपनी आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसलिए आइडियलिज्म जो हीगल का, इसने एक नई परंपरा को उसने जन्म दिया। और उन्हीं के ही पद चिन्हों पर हीगल से पहले इमैनुअल कैंट थे। इमैनुअल कांट के दर्शन में भी आइडियलिज्म के तत्व देखे